बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम UGI केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 8 और चैप्टर 8 हमने कंप्लीट कर लिया था और लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और एक्सरसाइज के तकरीबन 13 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। स्टूडेंट्स, आज ना हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे और जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी बोर्ड पे लिखूंगा, जो डिस्कशन होगी वो डिस्कस करूंगा और कुछ चीज़ें आपको बुक से रेफरेंस दे दिया जाएगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 से ना आज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप देखें पेज 49 टू 49 पे, उन्होंने कहा कि इन द इक्विलिब्रियम PCl5 डीकम्पोज होता है, डिसोसिएट होता है किसमें? PCl3 और Cl2 में। अब इस इक्वेशन की जो इंथाल्पी है दैट इज़ 90 किलो जूल पर मोल, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये। अब होगा क्या? व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन, आपने बताना है कि दो चीज़ें हैं, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इन पर क्या इफेक्ट होगा, कब कब, ज़रा गौर कीजिएगा। टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से क्या इफेक्ट होगा दोनों पर, वॉल्यूम जो है उसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से क्या इफेक्ट होगा, कैटलिस्ट के ऐड करने से क्या इफेक्ट होगा, क्लोरीन ऐड करेंगे तो उससे क्या इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसकी इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा जी कि PCl5 है गैशियस स्टेट में, सारा जो रिएक्शन है ये गैशियस फेज में है। PCl5 इन गैशियस स्टेट, ये डीकम्पोज होगा किसमें? PCl3 और Cl2 में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि PCl3 गैशियस स्टेट प्लस Cl2 गैशियस स्टेट। इस रिएक्शन के लिए जो इंथाल्पी है दैट इज़ 90 किलो जूल पर मोल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डेल H इक्वल होगा आपके पास, डेल H इक्वल होगा 90 किलो जूल पर मोल जी। अब हमने करना क्या है, हमने बताना है कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन और इक्विलिब्रियम की वैल्यू दोनों पे क्या इफेक्ट होगा, कब कब, ज़रा गौर कीजिएगा। मैं यहाँ पे ना A और B लिख देता हूँ। ये मैंने लिख दिया जी Kc, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि A आपके पास है जी Kc पोजीशन और B आपके पास है Kc वैल्यू। उन्होंने आपसे पूछा कि इन पे क्या क्या इफेक्ट होगा और 3-4 चीज़ें उन्होंने पूछी आपसे। पहले नंबर पे उन्होंने आपसे कहा कि बताइए कि अगर आप क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो Kc पे क्या इफ़ेक्ट होगा। तो ओबियसली मैं यहाँ पे चेंज और अनचेंज के लिहाज से बात करूँगा। आपने डिसाइड करना है कि प्रोडक्ट बढ़ेंगे या कम होंगे। अब टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से हमें याद है कि Kc की पोजीशन और Kc की वैल्यू दोनों चेंज होती हैं। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि Kc चेंज करने से पोजीशन तो चेंज होगी, वैल्यू पे क्या इफेक्ट आएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना एक छोटी सी हम बात लिख लेते हैं कि Kc इक्वल है प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स और रिएक्शन कौन सा है? एंडोथर्मिक। ठीक है, इस रिएक्शन का जो फॉरवर्ड स्टेप है दैट इज एंडोथर्मिक। और हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के फेवर में बात जाएगी, यानी कि इस केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, प्रोडक्ट्स आपके पास ज़्यादा होंगे। जब प्रोडक्ट्स आपके पास ज़्यादा होंगे तो ओबियसली प्रोडक्ट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Kc के, प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे तो Kc की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो मैं यहाँ पे ना लिख देता हूँ कि Kc क्या होगा? इंक्रीज होगा। ले जी, यानी कि Kc भी चेंज हो रहा है और Kc यहाँ पे क्या हो रहा है जी? इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह सेकंड देखेंगे अगर आप लोग, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज डिक्रीज
वॉल्यूम डिक्रीज किया, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि प्रेशर इंक्रीज कर दिया। जब भी हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं ना तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होता है जिस तरफ नंबर ऑफ मोल क्या है, कम है। तो अगर आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो इधर नंबर ऑफ मोल 1 और इधर नंबर ऑफ मोल 2। तो इसका मतलब जब आप वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे यानी प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका मतलब कि केसी जो है वो किस तरफ जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। लेकिन वैल्यू ऑफ केसी जो है ये चेंज नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो चेंज इन वैल्यू, केसी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। थर्ड देखेंगे कैटलिस्ट इज एडेड। कैटलिस्ट अगर आप ऐड करते हैं तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि कैटलिस्ट क्या करता है, ना तो ये केसी की पोजीशन को चेंज करता है ना ही ये केसी की वैल्यू को चेंज करेगा, ठीक है। तो मैं थर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ कि नो चेंज इन केसी पोजीशन और इसी तरह नो चेंज इन केसी वैल्यू। तो मैंने दोनों के लिए नो चेंज लिख दिया। एंड फोर्थ वन देखेंगे जी जरा, क्लोरीन इज एडेड। अगर आप क्लोरीन ऐड करते हैं तो ये ना ली शैटलियर प्रिंसिपल में आपने कंसंट्रेशन का इफेक्ट डिस्कस किया था कि अगर आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन की इक्विलिब्रियम जो है इसकी पोजीशन चेंज होगी, लेकिन केसी यानी कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब फोर्थ केस में जो वैल्यू है इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, हाँ अलबत्ता केसी की पोजीशन ज़रूर चेंज होगी। पोजीशन किस तरह चेंज होगी, अगर आप क्या करते हैं क्लोरीन ऐड करते हैं, क्लोरीन के ऐड करने से प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स अगर ज़्यादा होंगे तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब फोर्थ केस में जो केसी की पोजीशन है ये किस तरफ आ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 इसका आंसर था। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे जी क्वेश्चन नंबर 15, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हार्बर प्रोसेस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और रिएक्शन आपको बता भी दिया, रिएक्शन हम बोर्ड पे लिखेंगे भी अभी। उसके बाद क्वेश्चंस क्या हैं, व्हाट शुड बी द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम स्टेज, हाउ डज द चेंज ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम शिफ्ट द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ दिस रिएक्शन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कैटलिस्ट, और लास्ट में अगर आप क्या करते हैं अमोनिया को विड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका रिएक्शन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है जी। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया डिस्कस की गई बाय हार्बर प्रोसेस, जिसकी इक्वेशन अगर हम लिखेंगे तो N2 in gaseous state plus 3H2 also in gaseous state, दोनों रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके ये क्या बना देंगे, अमोनिया बनाएंगे विच इज़ NH3। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर आप लिखेंगे तो 2NH3 और ये भी गैसियस स्टेट में होगी। स्टूडेंट्स अगर ना हम इसके लिए इंथाल्पी इसकी देखें तो दैट इज -92.46 किलो जूल। तो डेल H इक्वल होगा आपके पास -92.46 किलो जूल। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था कि अगर फॉरवर्ड स्टेप एक्सोथर्मिक है तो श्योर है कि रिवर्स स्टेप जो है वो एंडोथर्मिक होगा। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब फॉरवर्ड स्टेप से ज़्यादा हीट इवॉल्व हो रही है एज़ कम्पेयर टू के रिवर्स रिएक्शन में हम हीट दें और रिएक्टेंट्स में वापस जाएँ। खैर अब यहाँ पर उनके क्वेश्चंस क्या है, आंसर्स अब मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, यू ऑल हैव टू गेस द आंसर्स। और बहुत इजी है, आप लोग जस्ट गौर से सुनेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज कीजिएगा। ए पार्ट देखेंगे जी, व्हाट शुड बी द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम स्टेज। टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम स्टेज पे क्या इफेक्ट आएगा। अब टेम्परेचर दो तरह से चेंज होता है, टेम्परेचर आप इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो मैं ना यहाँ पे इसके लिए लिख देता हूँ कि ए जो इसका पार्ट है उसमें आपने क्या बताना है।
ठीक है। अब टेम्परेचर चेंज की बात हो रही है, तो टेम्परेचर बेटे दो तरह से चेंज कर सकते हैं आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और टेम्परेचर को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे कुछ इस तरह लिखेंगे कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होगा। अब इस रिएक्शन को ओवरऑल आपने देखना है, कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। टेम्परेचर जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है ये फेवर करता है एंडोथर्मिक रिएक्शन को, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ये एक्सोथर्मिक स्टेप है, ये एंडोथर्मिक स्टेप है। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, केसी की पोजीशन तो चेंज होगी, लेकिन रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, प्रोडक्ट्स कम होंगे तो क्या होगा, केसी की वैल्यू भी कम होगी। किस तरह, ज़रा गौर कीजिएगा। ये जो स्टेप है मैं दोबारा बता दूं, ये फॉरवर्ड स्टेप है और ये है एक्सोथर्मिक सॉरी, और ये आपके पास रिवर्स स्टेप, और जब फॉरवर्ड स्टेप एक्सो है तो रिवर्स का होगा, एंडोथर्मिक होगा। हमने पढ़ा है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का रेट फास्ट होगा। इसका मतलब प्रोडक्ट्स कम होंगे, रिएक्टेंट्स ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे। तो केसी के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि केसी इक्वल होता है प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स। टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्टेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे तो केसी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होगा, आपने बताना है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो रिएक्टेंट्स हैं ये क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे, और केसी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, केसी की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप क्या करते हैं, अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो क्या होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी अब नेक्स्ट कि डिक्रीज़ इन टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस की फेवर में बात आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में एक्सोथर्मिक प्रोसेस की फेवर में बात होगी, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे, तो प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे तो केसी की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्रोडक्ट्स इंक्रीज़ होंगे, ठीक है, और प्रोडक्ट्स के इंक्रीज़ होने से केसी की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। बहुत सिंपल सीधी सीधी बात थी। मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग गौर से मेरी बात को सुनेंगे तो शायद आपको बात समझ भी आएगी। प्रोडक्ट्स इंक्रीज़ हुए और केसी की वैल्यू जो थी वो क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। लें जी, ये आपके पास ए पार्ट था क्वेश्चन नंबर 15 का। अब ज़रा इसका बी पार्ट देखेंगे। हाउ डज़ द चेंज ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम शिफ्ट द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ दिस रिएक्शन। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली रिएक्शन उस तरफ जाएगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, कम होंगे। तो चेंज इन प्रेशर भी दो तरह से हो सकता है। मैं दोबारा यहाँ पे बी पार्ट लिख देता हूँ जी। अब चेंज इन प्रेशर आप किस तरह बताएंगे, आप कहेंगे जी कि दो तरह से चेंज इन प्रेशर आ सकता है, एक प्रेशर का इंक्रीज़ होगा और एक प्रेशर डिक्रीज़ होगा। तो सबसे पहले हम चेंज इन प्रेशर का ना इंक्रीज़ की बात कर लेते हैं कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, उस तरफ जाएगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल क्या है, कम है। तो नंबर ऑफ मोल इस तरफ कम है, इसका मतलब प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनेंगे। अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होगा, देन मोर प्रोडक्ट्स फॉर्म, प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनेंगे लेकिन केसी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। प्रोडक्ट्स ज़्यादा बने, इसका मतलब अब क्या हो रहा है, जो आपके पास केसी की पोजीशन है वो शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स राइट साइड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि केसी पोजीशन किस तरफ गई जी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई, लेकिन बट नो चेंज इन केसी वैल्यू, इसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा।
स्टूडेंट्स सेम तरीके से ना आपने लिख देना है किसके लिए, जब प्रेशर को आप क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी कि जब हम प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा। लें जी, प्रेशर अगर हम डिक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर के डिक्रीज़ करने से रिएक्शन उस तरफ जाएगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल क्या है, ज़्यादा है। तो आपने बताना है कि प्रेशर के डिक्रीज़ करने से जो केसी पोजीशन है ये किस तरफ शिफ्ट होगी, राइट साइड पे। मैं इस तरह लिख रहा हूँ, सॉरी लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। बट नो चेंज इन केसी वैल्यू, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर से चेंज होगी। इसके बाद नेक्स्ट है जी, सी व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को भी और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को भी, लेकिन केसी की पोजीशन और वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। लास्ट में व्हाट हैपन टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन इफ द रिएक्शन, इफ NH3 इज रिमूव्ड फ्रॉम द रिएक्शन वेसल फ्रॉम द टाइम टू टाइम। अगर आप रिएक्शन वेसल में से NH3 को निकालेंगे तो प्रोडक्ट्स कम हो जाएंगे, रिएक्टेंट्स ज़्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। इक्विलिब्रियम कब इस्टेब्लिश होगा, जब दोबारा से प्रोडक्ट्स बनना शुरू होंगे और इतने प्रोडक्ट्स बन जाएंगे कि जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में जाएं। ठीक है, तो इसका मतलब कि क्या होगा, अगर आप अमोनिया रिमूव करते हैं तो केसी पोजीशन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, डी के लिए लिख रहा हूँ जी अब मैं, केसी पोजीशन शिफ्ट होगी किस तरफ, राइट साइड पे, ठीक है। एंड मोर प्रोडक्ट विल फॉर्म, और ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, तो ये बेटे क्वेश्चन नंबर 15 का कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ केमिकल, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ SO2 एंड SO3 थ्रू एन एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल प्रोसेस। आपने क्या करना है, आपने इसके लिए ना इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगी, SO2 + O2 और दोनों मिलेंगे और SO3 बनाएंगे, और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। 194 किलोजोल जो है वो इसकी एनर्जी है। ठीक है, उसके बाद आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, बिल्कुल से यही कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे जी, व्हाट आर बफर सोल्यूशन, व्हाई डू वी नीड इन डेली लाइफ। बफर सोल्यूशन क्या है, हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसके अलावा हाउ डज द मिक्सचर ऑफ सोडियम एसीटेट एंड एसिटिक एसिड गिव अस द एसिडिक बफर, कि किस तरह से हमें सोडियम एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट से एसिडिक बफर मिलते हैं। स्टूडेंट्स ये ना क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे कि बफर्स क्या हैं। ठीक है, कि ऐसे सोल्यूशन जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस की एडिशन से pH में चेंज के अगेंस्ट रेजिस्ट करें, इन्हें आप बफर सोल्यूशंस कहते हैं। और इसके अलावा बनते कैसे हैं एसिडिक बफर, बेसिक बफर, और इसके अलावा हमें इनकी ज़रूरत क्यों है, ये सारी बातें हमने डिस्कस की। क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट देखिएगा जी ज़रा। एक्सप्लेन द मिक्सचर ऑफ NH4OH एंड NH4Cl गिव अस द बेसिक बफर। ये भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ। हाउ डू यू जस्टिफाई डैट द ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ CH3COONA इन एसिटिक एसिड डिक्रीजेज द डिसोसिएशन पावर ऑफ सोडियम एसीटेट, डिक्रीज करेगी डिसोसिएशन पावर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सो द pH इंक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 7 का ना बी पार्ट है, मैं इसे डी पार्ट मैं इसे बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ना डी पार्ट, उन्होंने कहा जी कि अगर आप एसिटिक एसिड में सोडियम एसीटेट ऐड करें तो एसिटिक एसिड की जो आयनाइजेशन है वो सप्रेस हो जाएगी। उसकी रीज़न क्या है, तो स्टूडेंट ज़रा गौर कीजिएगा। लेट्स सपोज हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड, और जब ये आयनाइज होगा, डिसोसिएट होगा, तो क्या होगा, आपके पास जो आयंस बनेंगे CH3COO नेगेटिव प्लस H
पॉजिटिव। ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था। आपने क्या किया, आपने इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया विच इज CH3COONA। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज होगा, CH3COO नेगेटिव और इसी तरह Na पॉजिटिव। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये कॉमन आयन आ गए, दोनों एसीटेट आयन कॉमन हो गए। अब हमने जो फिनोमिना पढ़ा है कि जब आप किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयोनाइज होगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन को सप्रेस करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एसिटिक एसिड की आयोनाइजेशन थी ये सप्रेस होगी, यानी कि वापस एसीटेट आयन और H पॉजिटिव आयन मिलेंगे और एसिटिक एसिड बनाएंगे। जब एसिटिक एसिड बनेंगे H पॉजिटिव जो है इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम होगी तो सॉल्यूशन की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ कम हुई तो इसका मतलब pH की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो सारी जो ये कड़ियाँ मिलाई जब हमने तो हमें ये पता चला कि जब आप एसिडिक एसिड में साल्ट ऐड करेंगे तो साल्ट ऐड करने से H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम होगी और pH जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 का ई पार्ट देखेंगे। एक्सप्लेन द टर्म बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी क्या है, इसको हमने ना डिटेल में लेक्चर में डिस्कस किया कि किसी भी सॉल्यूशन की कैपेबिलिटी कि स्मॉल एडिशन ऑफ एसिड या बेस से वो अपनी pH में चेंज के अगेंस्ट कितना रेजिस्ट करेगा, ये बफर कैपेसिटी है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट की। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों को समझ भी आई होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।